स्कूल में अक्सर ऐसा हम देखते हैं, जब टीचर को क्लासरूम में ऑर्डर इस्टेब्लिश करना होता है ना, तो एक स्टूडेंट को पीटा जाता है ताकि बाकी स्टूडेंट्स को डराया जा सके और सारी क्लास चुपचाप होकर बैठ जाए। लेकिन देखो, ये इशू इतना आसान नहीं कि टीचर के द्वारा स्टूडेंट को पीटना इसे बुलडोजर जस्टिस से कंपेयर किया जा सके। हालांकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट देते हैं कि बुलडोजर इसलिए चलवाया जा रहा है दंगों के आरोपियों के ऊपर कि एक लेसन सिखाया जा सके, फ्यूचर में कोई भी इस प्रकार के कम्युनल वायलेंस में शामिल ना हो। देखो, पिछले कुछ सालों से अक्सर आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों में राइट्स हुए, दंगे हुए। उसके बाद सरकार क्या करती है, दंगों के आरोपियों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलवाती है ताकि एक डेटरेंस पैदा किया जा सके, डर पैदा किया जा सके कि आपको इस प्रकार के दंगों में नहीं शामिल होना है। वैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप किसी का घर इस प्रकार से डिमोलिश नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर नोटिस देना होता है। लेकिन सरकार इन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी कई बार अवहेलना करती है। या तो उसी समय हाथों हाथ नोटिस दिया जाता है, फिर घर को ढहा दिया जाता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है बैक डेट का नोटिस भी देखा गया है। आज नोटिस दिया गया लेकिन उस पर डेट 14 दिन पहले की है, ताकि नाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जा सके। आप भी देखो, कमेंट बॉक्स में बताइए ये जो बुलडोजर जस्टिस है वो कितना सही कितना गलत है। कुछ जो एथिकल इश्यूज हैं वो मैं आपको बताता हूं। बुलडोजर जस्टिस एक प्रकार से इंस्टेंट जस्टिस का ही तरीका है जिसे रूल ऑफ लॉ के स्पिरिट में नहीं मान सकते। सजा देने की जिम्मेदारी जुडिशरी की होती है। एग्जीक्यूटिव इंस्टेंट जस्टिस को वर्क कल्चर में शामिल नहीं कर सकती, क्योंकि देखो ये कोर्ट ही तो डिसाइड करेगी ना कि जिनको आरोपी माना है पुलिस ने, वो वास्तव में आरोपी हैं या नहीं है। पुलिस तो देखो किसी को भी पकड़ लेगी और बोल देगी कि ये अपराधी है, इसका हमने घर तोड़ दिया, इसने अपराध किया था। अरे भैया, तुम्हारा काम पकड़ना है, ये तय करना कौन अपराधी है कौन नहीं है, ये काम जुडिशरी का है। समझ रहे हो? अब देखो, घरों में तो और भी लोग रहते हैं। मान लीजिए घर में एक पर्सन की गलती है, तो ऐसा तो नहीं कि उसकी गलती का जो खामियाजा है पूरा परिवार भुगते। ये कहां का जस्टिस है? आरोपियों के घरों को तोड़ना या गिराना कोर्ट के आदेश पर होना चाहिए और प्रॉपर स्टैंडर्ड के प्रोसीजर, मतलब जो एसओपीज है ना, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सभी को खुद को डिफेंड करने का मौका देती है। इसलिए बिना इन्वेस्टिगेशन के इस तरह की कार्रवाई करना एक गलत प्रेसिडेंट को सेटअप करता है। फ्यूचर में इस प्रकार के स्टेप्स और ज्यादा जगह पर फॉलो हो सकते हैं, जो कि देखो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। देश जो है वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलता है, ना कि एग्जीक्यूटिव की मन मर्जी से, मतलब जो मन में आया कर दिया। एक जिले की पुलिस घर गिरा रही है, दूसरे जिले की जो पुलिस है वो मार पीट रही है, मतलब हर जिले की पुलिस अलग अलग काम कर रही है सजा देने के लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रॉपर हमारे देश में संविधान है, संविधान के हिसाब से कानून बने हुए हैं कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, फिर कोर्ट में जाता है केस जो कि तय करते हैं कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक से की है या फिर नहीं की है। वहां पे जो आरोपी हैं उनको भी अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिलता है। ये जस्टिस सिस्टम है। हाँ, अगर देखो कानून के हिसाब से घर बनाया जाता है, मतलब ऐसा कानून है कि आरोपियों जो अपराधी साबित हो जाता है उसका घर गिरा दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कानून जब बनेगा तो वो तो देखो प्रॉपर डिबेट के हिसाब से ही बनेगा ना। जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो डिबेट करेंगे असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में, उनके द्वारा कानून बनाया जाएगा। तो ये तो डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है। और देखो, इस प्रकार के बुलडोजर जस्टिस में एक दिक्कत ये भी है ना, अभी जैसे हरियाणा के नूह में खबर आई कि एक पर्सन तो ऐसे थे, बल्कि उन्होंने ना बचाया था, कुछ लोग फंस गए थे उनको बचाया था, लेकिन लोकल जो अथॉरिटीज थी उनको समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने बचाया है या फिर यहां से पत्थरबाजी हुई है। तो लोकल अथॉरिटीज ने उस पर्सन का भी घर डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया, जिसने बल्कि बचाया था कुछ लोगों को, अपने घर में शरण दी थी। समझ गए? आप भी बताइए आपका क्या कमेंट है, क्या ओपिनियन है इस इशू के ऊपर। डेट आज की है 11 अगस्त 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। ये इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बुलडोजर जस्टिस के जो कुछ पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, और इसके बाद स्कूल्स में स्मार्टफोन बैन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। चाइना का एक छोटा सा हमने 2 मिनट का मैंने आपको बताया था कि चाइना बच्चों के स्मार्टफोन यूज पर लिमिटेशन लगा रहा है, ऐसा उनका प्रपोजल है। बट इंडिया भी इस पर कुछ ना कुछ सोच रहा है। जैसे दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक प्रपोजल रखा कि आप सहमति बनाओ
कि क्लासरूम में क्या स्मार्टफोन बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए क्लासरूम में। उसके बाद ये आर्टिकल है म्यांमार से संबंधित। लेकिन देखो पड़ोसी देशों में ना बहुत कुछ चल रहा है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में काफ़ी कुछ चल रहा है। तो हम ना जानेंगे, मतलब तीनों देशों में जानेंगे कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में क्या चल रहा है और इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इंडिया के लिए क्यों कंसर्निंग है। तीनों का डिस्कस करेंगे आज। वैसे और बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं नहीं, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या स्कूल में बच्चों के लिए स्मार्टफोन्स को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए? पूरी तरह से। यूनेस्को ने पिछले महीने ये ऑर्डर दिया कि स्कूल्स में बच्चों के लिए स्मार्टफोन अलाउ नहीं होने चाहिए। आप देखो जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हमारे देश में देखो 120 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं। सभी तो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन 600 मिलियन यानी 60 करोड़ स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हैं। 2026 आते आते ये आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर होंगे हमारे देश में 2026 तक। लेकिन देखो क्लासरूम में बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू बन गया है। हाल ही में दिल्ली में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इन स्कूल प्रीमिसेस अंडर रूल 43। इसमें बोला गया कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, जैसे चिल्ड्रन, पेरेंट्स, टीचर्स, सब एक सहमति तक पहुंचे कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल क्लासरूम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो कोविड-19 की महामारी से पहले क्लासरूम में स्मार्टफोन्स ले जाने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन बाद में महामारी आई और आपको पता है उस दौरान तो क्लासेस डिजिटल लगने लगी, बहुत सारा मटेरियल डिजिटल हो गया और टीचर्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हो गए अगर बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन एनसीईआरटी आप देखोगे ना, हर एक चैप्टर के ऊपर क्यूआर कोड लगा हुआ है कि आप एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं क्यूआर कोड देना ये शो करता है ना कि सरकार भी चाहती है कि बच्चे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और ज़्यादा पढ़ें। लेकिन देखो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जब क्लासरूम में होता है ना, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपको पता है अलग अलग एप्लीकेशंस बार बार नोटिफिकेशन भेजती हैं ताकि यूजर्स हमारी एप्लीकेशन का यूज़ करें, और नोटिफिकेशन भी इस प्रकार से भेजी जाती है कि बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं खोलने के लिए, रोक नहीं पाते अपने आप को। इससे उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है क्लासरूम में वो डिक्रीज हो जाता है। बच्चे गेम खेलने लगते हैं, सोशल मीडिया में एंगेज हो जाते हैं, सारा सारा दिन मोबाइल फ़ोन से चिपके रहना, बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। इसका असर देखो ये भी होता है कि बच्चों की आपस में इंटरेक्शन बहुत कम हो जाती है। जबकि स्कूल तो ऐसा प्लेस है ना, हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं कि पीयर टू पीयर लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है स्कूल में। एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता है, दोस्त बनाता है, लेकिन वो चीज़ लैग करने लग गई मोबाइल फ़ोन के आने की वजह से। रिसेस भी होती है तो भी बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के बजाय मोबाइल में गेम खेलने लग जाते हैं। पॉइंट समझ रहे हो ना? मतलब मेंटल इलनेस, एंजाइटी, बच्चे एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं और इन सब चीज़ों का असर ना बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ना अलाउ किया जाए स्मार्टफोन रखने के लिए। लेकिन देखो कुछ दूसरे पक्ष के आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। दूसरे पक्ष के आर्ग्यूमेंट ये कहते हैं कि देखो आज के जो बच्चे हैं ना, डिजिटल एज में पैदा हुए हैं और एविडेंस थोड़ा बहुत तो साफ तौर पे ये कहता है बच्चों को ना यूट्यूब से और बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। आज के बच्चे ऐसे हैं, मतलब प्ले स्कूल में आने से पहले ही वो इतना कुछ सीख के आते हैं यूट्यूब और दूसरी चीज़ों से। अगर क्लासरूम में पूरी तरह से स्मार्टफोन को बैन कर दिया गया तो शायद वंचित रह जाएंगे वो। मतलब ये भी तो टीचर्स का काम है ना कि बच्चों को सिखाना कि रिस्पॉन्सिबली कैसे आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है। अगर पूरी तरह से मोबाइल फ़ोन लाएंगे नहीं बच्चे क्लास में तो टीचर सिखाएंगे कैसे कि कैसे आपको मैक्सिमम यूज़ करना है स्मार्टफोन को, इंटरनेट को। एनी हाउ घर पर वो इस्तेमाल करते हैं पूरा दिन, एनी हाउ स्कूल से पास आउट होने के बाद कॉलेज में उनके मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करने पर कोई रोक नहीं होगी। और वैसे भी देखो बच्चे तो बच्चे हैं। मान लीजिए आपने बैन कर दिया कि बच्चे स्कूल में, क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन नहीं ला सकते, वो चोरी छुप के लाएंगे, मतलब छुपा के रखेंगे। टीचर सबकी तलाशी नहीं ले सकते, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, सब पर टीचर नज़र नहीं रख सकते, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है इससे।
तो क्यों ना, मतलब आगे आप सजेशंस आते हैं, क्यों ना मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को क्लासरूम में रेगुलेट किया जाए। कुछ डेजिनेटेड टाइम हो सकता है, कुछ डेजिनेटेड क्लास हो सकती है, मतलब डेजिनेटेड रिसोर्स हो सकते हैं कि आपको मोबाइल फ़ोन में यही रिसोर्स फॉलो करने हैं। रेगुलेशन हो सकता है, ये एक तरीका है। कंप्लीट आप बैन लगाओगे ना तो ये ना तो इम्प्लीमेंट होगा, और दूसरे आप बच्चों को वंचित रख रहे हो बहुत सारे बढ़िया ऑनलाइन रिसोर्स का यूज करने से। आप कुछ दूसरे देशों का एग्जांपल लीजिए। क्या वेस्टर्न कंट्रीज में मोबाइल फोन का बैन अभी एप्लीकेबल है या नहीं है? देखो, फिनलैंड जैसे देश ना ये बोलते हैं कि 12 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है तो बच्चे ला सकते हैं स्मार्टफोन क्लासरूम में। इंग्लैंड में तो इवन 4 और 5 साल की एज से ही मोबाइल फ़ोन लाना अलाउड है, लेकिन उनको अपना मोबाइल फ़ोन डिपॉजिट करवाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन कोविड की महामारी थमने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी स्कूल प्रशासन ये प्रॉब्लम फेस करने लगा कि बच्चे जो हैं वो बिहेवियरल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनकी जो इमोशनल वेलबींग है वो प्रभावित हो रही है मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी क्लासरूम में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर। तो भारत सरकार क्या करे? देखो, भारत सरकार भी सबसे पहले तो ना रिसर्च करवाए कि कैसे, मतलब अभी किस प्रकार से बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी एज तक बच्चों को अलाउ किया जाए कि इस एज से कम आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्लासरूम में, लेकिन इतनी एज अगर आपकी हो जाती है, फॉर एग्जांपल 16, तो फिर आप स्मार्टफोन क्लासरूम में ला सकते हो। प्रॉपर करिकुलम में इस चीज़ को शामिल किया जाए कि बच्चों को सिखाया जाए कि मोबाइल फ़ोन का बेस्ट यूज़ आपको कैसे करना है। क्योंकि देखो, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बच्चे ज़्यादा करते हैं ना, तो वो साइबर बुलिंग का शिकार भी ज़्यादा होते हैं, और जो अनेकों नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनके इन्फ्लुएंस में बच्चे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना आसान होता है। तो इसलिए अवेयरनेस सेशन भी स्कूल में चलने चाहिए मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से संबंधित। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्कूल्स में स्मार्टफोन के ऊपर ब्लैंकेट बैन से संबंधित। आप भी अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कि स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर बैन लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, अगले आर्टिकल में हमारे पड़ोसी देशों की बात की जाती है। वैसे हिंदू में तो आर्टिकल फोकस कर रहा था म्यांमार पर, लेकिन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी काफ़ी बड़े बड़े घटनाक्रम हुए हैं। तो मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन बता देता हूं, हमारे पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है और इंडिया के लिए क्यों कंसर्निंग है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। म्यांमार की बात बाद में करेंगे, पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में तोशखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोप यह है कि उनको प्रधानमंत्री रहते हुए जो गिफ्ट मिले थे ना, सारे गिफ्ट उन्होंने अनाउंस नहीं किए इलेक्शन कमीशन के सामने। तो करप्शन का केस है, 3 साल की सज़ा मिली है। बट देखो, सिचुएशन वास्तव में ये थी, शुरू में जब प्रधानमंत्री के पद पर इलेक्ट हुए थे ना इमरान खान, तो अपोजिशन के पार्टीज ने बोला कि वो इलेक्ट नहीं हुए हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे इमरान खान के ना पाकिस्तान की आर्मी के साथ संबंध खराब हो गए, बहुत ज़्यादा खराब हो गए। पिछले साल नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनको हटा दिया गया, मतलब उनको उतने वोट नहीं मिले कि वो सरकार में कंटिन्यू रह सकें। उनके खिलाफ अपोजिशन का एक अलायंस बन गया था, जिन्होंने चुना शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद पर। काफ़ी समय से इमरान खान मांग कर रहे थे कि इलेक्शन करवाए जाए, मेरी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, लेकिन इलेक्शन करवाए नहीं गए। फिर मई में उनको एक बार अरेस्ट किया गया था। हालांकि उस समय कोर्ट ने उनको छोड़ने का आदेश दिया था, बट जैसे ही उनको अरेस्ट किया गया ना, उनके सपोर्टर्स ने बहुत तोड़फोड़ की। इवन पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी ना, वहाँ पर भी तोड़फोड़ की, और इससे पाकिस्तान की आर्मी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई इमरान खान से। उसके बाद तो ना पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान की पार्टी को, तहरीक इंसाफ को पूरी तरह से तोड़ दिया। बड़े बड़े लीडर्स को या तो अरेस्ट किया गया, कई सारे बड़े लीडर्स ने पार्टी चेंज कर ली, और जिन्होंने नहीं की उनके खिलाफ काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग हैं। बहुत सारे लीडर्स अंडरग्राउंड हैं, और पूरा मतलब माहौल बदल दिया। इमरान खान के अगेंस्ट करने की कोशिश की पाकिस्तान की आर्मी ने, और अब जब फाइनली गिरफ्तार किया गया उनको, तब उतना ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। तो राइटर कहते हैं, देखो ये एक प्रकार से ना रीप्ले है।
इमरान खान से पहले नवाज शरीफ के साथ भी पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा ही किया था। उनके खिलाफ भी करप्शन का एक केस चला था, उनको सजा सुनाई गई थी। बाद में हेल्थ ग्राउंड्स पर वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे। तो ना पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सर्वोपरि है। बोलते हैं, एक कहावत है फेमस, कुछ देशों में एक आर्मी होती है लेकिन पाकिस्तान में तो आर्मी के लिए देश है, सब कुछ आर्मी आर्मी है पाकिस्तान में। बट देखो, इमरान खान को अभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। अभी जब वो जेल चले गए हैं तो रूलिंग पार्टी ने विधानसभा भंग कर दी है। अभी केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट की जाएगी। पाकिस्तान में रूल ये है, इलेक्शंस जब होने होते हैं ना तो इंटरिम गवर्नमेंट गठित की जाती है ताकि न्यूट्रल ढंग से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सकें। तो जब तक न्यूट्रल गवर्नमेंट गठित की जाएगी तब तक तो शहबाज शरीफ ही प्रधानमंत्री हैं। बट देखो, इमरान खान को राइट ऑफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, कह नहीं सकते कब क्या हो जाए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। लेकिन देखो, एक बात यहाँ पर ज़रूर है कि ना पाकिस्तान में इमरान खान जब आर्मी के खिलाफ सीधा सीधा बोल रहे थे ना, तो ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान शायद अब डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स खुलेआम पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। लेकिन देखो, अब पता चला कि वहाँ पे ना आर्मी इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग है कि जिसने बोला हमेशा की तरह अब इमरान खान को भी ठिकाने लगा दिया गया, जैसे अनेकों पाकिस्तान के लीडर्स को पहले पाकिस्तान की आर्मी ने लगाया है। तो डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं आ सकती ढंग से, ये एक बार फिर से पाकिस्तान की आर्मी ने साबित कर दिया है। अभी पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री है ना इमरान खान, वो सिर्फ फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दे सकते थे। इवन लोकल मीडिया उनकी तस्वीर नहीं छाप सकती, उनके बारे में उनके इंटरव्यू नहीं छाप सकती। एक कानून है, उसका हवाला देकर कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हेट स्पीचेस दे रहे हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज़ बैन कर दी गई कि वो मीडिया में आ ही नहीं सकते। ये है वो कानून, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, अभी तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस वैसे भी इंप्रूव नहीं हो सकते, जैसा है अभी वैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं। आपको पता है, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के साथ रिश्ते इंप्रूव होना असंभव है, क्योंकि पाकिस्तान एक इशू रहता है हमारे देश के इलेक्शंस में। पॉलिटिकल लीडर्स स्पीचेस में पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा देखो, पाकिस्तान में भी ना अभी इलेक्शन हाथों हाथ नहीं होंगे, वो भी अगले साल के स्टार्टिंग में ही होंगे। और यूएसए में भी इलेक्शन उसी टाइम के इर्द गिर्द होंगे, थोड़ा लेट थोड़ा बाद। तो मतलब तीनों जगह पे नए प्रधानमंत्री नए राष्ट्रपति चुन के आएंगे ना, तो तब वो एक उम्मीद होगी कि हाँ, रिश्ते फिर से पटरी पर आ सकते हैं, कम से कम बातचीत स्टार्ट हो सकती है अगले साल जब तीनों देशों में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। दोनों पाकिस्तान और इंडिया में नए प्रधानमंत्री बनेंगे और यूएसए में नए राष्ट्रपति बनेंगे। यूएसए की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि यूएसए आमतौर पे एक फैसिलिटेटर का काम करता है इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस में बातचीत का रास्ता तैयार करने के लिए, मीडिएटर का काम करता है। हालांकि इंडिया डायरेक्टली मानती नहीं है, लेकिन बैक चैनल जब टॉक्स होती हैं तो यूएसए मीडिएटर का काम करता है। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है? देखो, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं 2009 के बाद से ही। अवामी लीग की लीडर हैं शेख हसीना, इंडिया के लिए अच्छा है, मतलब प्रो इंडिया हैं, और हमेशा से इंडिया में उन्होंने पढ़ाई की है। जब उनकी फैमिली का असैसिनेशन हो गया था तब भी इंडिया ने शेख हसीना का साथ दिया था। इंडिया की मदद भी की है आतंकवाद पर लगाम लगाने में और कई सारी दूसरी चीज़ों में, इंडिया ने भी उनका साथ दिया है। दूसरी पार्टी जो मेन है ना बांग्लादेश में, वो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। उसकी लीडर हैं खालिदा जिया। बदल बदल की सरकारें आती थी, जैसे हमारे देश में कई बार कुछ राज्यों में बदल बदल की सरकारें नहीं आती, जैसे राजस्थान में 5 साल के लिए गहलोत, फिर सिंधिया, फिर गहलोत, फिर सिंधिया। उस प्रकार से ना पहले तो बांग्लादेश में बदल बदल के सरकारें आ रही थी, लेकिन 2009 के बाद से ही शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं और उनकी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया, इनके खिलाफ देखो एक मामले में केस चला था और शुरुआत में 5 साल के लिए इनको सज़ा मिली थी, करप्शन का केस था। लेकिन जब इन्होंने अपील फाइल की तो सज़ा को 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया। तो ये अपने आप में रेयर था कि अपील के दौरान सज़ा घटने के बजाय बढ़ा दी गई। ऐसा देखो ना सिर्फ बांग्लादेश में रेयर है बल्कि किसी दूसरे देश में भी रेयर है कि अपील के दौरान सज़ा बढ़ा दी गई हो, बल्कि डबल कर दी गई हो। लेकिन कुछ समय पहले ना इनको बांग्लादेश की सरकार ने इजाज़त दे दी कि आप घर में जाइए, बीमार हो गई हैं तो बोला गया कि आप घर में जाके इलाज करवा सकते हैं, लेकिन देश छोड़ के मत जाइए। तो तब
उसके बाद से ही ये तो इनएक्टिव हैं खालिदा जिया। इनके बेटे के खिलाफ भी केस चल रहा है, वो विदेश में भागे हुए हैं, 15 साल पहले विदेश में भाग गए थे। तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो कमान है 2 लीडर्स ने संभाली हुई है। मामले पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। इलेक्शन होना है अभी बांग्लादेश में। इलेक्शन होना है तो अपोजिशन की जो पार्टी है वो मांग कर रही है कि न्यूट्रल केयरटेकर सरकार होनी चाहिए, तब जाके इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएं। शेख हसीना की सरकार है, उसके अंतर्गत इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन मशीनरी बाइस्ड रहेगी। ये मांग है अपोजिशन की, और ये मांग काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गई। लोग सड़कों पर आ गए, कई सारे व्हीकल्स जला दिए गए बांग्लादेश नेशनल पार्टी और उनके अलाय जो पार्टीज़ हैं ना उनके द्वारा। तो फिर यूएसए ने भी मीनवाइल एक धमकी जारी की कि वो लोग जो बांग्लादेश में इलेक्शन प्रोसेस को कमज़ोर करेंगे ना, उनको हम वीज़ा नहीं देंगे, उनके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। यूएसए और बांग्लादेश के रिलेशंस क्या हैं, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देता हूं, आपको याद होगा 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था ना, तो उस समय यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया था। यूएसए नहीं चाहता था कि बांग्लादेश के रूप में अलग से देश बने। लेकिन मीनवाइल पिछले कुछ सालों में यूएस और बांग्लादेश के इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। यूएसए बांग्लादेश का 30 नंबर पे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बहुत सारा गारमेंट एक्सपोर्ट बांग्लादेश यूएस को करता है, और चाइना का इन्फ्लुएंस बड़ा है, इसलिए यूएस को भी बांग्लादेश की जरूरत है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। इंडिया के लिए ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि इंडिया तो चाहता है कि शेख हसीना ही प्रधानमंत्री बने फिर से, क्योंकि उन्होंने तो इंडिया का साथ दिया है। पहले तो टेरर कैंप्स चलते थे बांग्लादेश की धरती में जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, बट ये प्रो इंडिया है शेख हसीना, कम से कम टेरर के मुद्दे पर। बाकी तो देखो वो हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है, चाइना से भी ये फ़ायदा लेने की कोशिश करती हैं, बट टेरर के मुद्दे पे और दूसरे मुद्दे पे इन्होंने इंडिया का काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। तो इंडिया तो यही चाहता है शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बने। लेकिन इंडिया किसी भी कीमत पे ना इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता बांग्लादेश में। भाई इंस्टेबिलिटी आए, वायलेंस बढ़े, फिर इमिग्रेंट्स भाग कर इंडिया में आए, ये सब इंडिया नहीं चाहता। तो बांग्लादेश के बाद अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में क्या कुछ चल रहा है। इमरजेंसी लगी हुई है, वहां पे तो कू हो गया था, तख्ता पलट हो गया था। अब 31 जुलाई और 1 अगस्त को कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स लिए गए। म्यांमार में इमरजेंसी को चौथी बार एक्सटेंड कर दिया गया है और 6 महीनों के लिए, यानी अब एक बार फिर से वहां पे इलेक्शंस नहीं कंडक्ट होंगे। दूसरा ऑर्डर ये जारी किया गया मिलिट्री रेजिम के द्वारा, कई सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया गया। इवन आंग सैन सू की जो सेंटेंस है ना, सजा है, वो भी कम कर दी गई। इनको जेल से छोड़ दिया गया, अभी इनका हाउस अरेस्ट है। तो ये फिर से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकती हैं। बट ना इससे अपोजिशन ने मिलकर जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई थी ना, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में टकराव आ जाएगा, मतलब आपस में ही, क्योंकि अपोजिशन पहले एकजुट था मिलिट्री रेजिम के अगेंस्ट, बट मिलिट्री के द्वारा इनको छोड़ना और इनका अगर ये पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं तो मतलब विपक्ष टूट जाएगा। अभी देखो वैसे म्यांमार की मिलिट्री का ना 30-40% एरिया पर ही होल्ड है म्यांमार के, और म्यांमार के एक बड़े एरिया में अभी अशांति है, वहाँ पर मिलिट्री का भी कंट्रोल नहीं है। इंडिया की बात करें, इंडिया तो स्टेटमेंट तो ऐसे देता है कि हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, जल्द से जल्द म्यांमार डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन करे। बट इंडिया अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया है, जो भी सत्ता में है उसके साथ इंडिया डील कर रहा है। अभी म्यांमार को इंडिया हथियार दे रहे हैं, और तो और आप देखिए मिलिट्री रेजिम को हथियार देना, एक प्रकार से आप कू को सपोर्ट कर रहे हो। इंडिया प्रैक्टिकल हो गया, बोला ना। पहले इंडिया आइडियलिज्म में काफ़ी विश्वास किया करता था, बट अब इंडिया बोलेगा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, लेकिन करेगा जिससे देश को फ़ायदा होता है। यही हर एक देश करता है और इंडिया को भी यही करना चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। पहले क्या हुआ था, जैसे म्यांमार की बात कीजिए, म्यांमार में ना काफ़ी समय तक मिलिट्री का ही रूल रहा है, लेकिन इंडिया ने ना म्यांमार के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं करे, ये कह के कि म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है, मिलिट्री रूल है। बट चाइना ने अपने रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे कर लिए म्यांमार के साथ। म्यांमार पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो इंडिया वो गलती नहीं करना चाहता। इंडिया कहता है कि मतलब एक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सत्ता में हो, हम तो रिलेशन मजबूत करेंगे, हमें म्यांमार की जरूरत है, हम नहीं चाहते यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े। इंडिया के कुछ कंसर्न्स ऐसे हैं, म्यांमार में जब अशांति बढ़ती है ना तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स भाग कर इंडिया में आ जाते हैं। मणिपुर में जो प्रॉब्लम चल रही है मेतीस और कुकीज़ के बीच में, उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स का भी इशू बार बार आता है कि
जो कुछ कुकी के ग्रुप्स ऐसे हैं जो म्यांमार के इमिग्रेंट्स को वहाँ पे सेटल डाउन करते हैं, म्यांमार से इंसर्जेंट्स आते हैं, ड्रग्स आते हैं, ये सब इंडिया के कंसर्न्स हैं। कुछ समय के लिए इंडिया ने फ्री मूवमेंट रेजिम पर भी रोक लगा दी थी। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे 16 किलोमीटर तक जो ट्राइबल लोग हैं वो यहाँ से वहाँ आसानी से जा सकते हैं बिना वीज़ा के, लेकिन इस चीज़ को रेगुलेट करने की मांग चल रही है कि रेगुलेट किया जाए क्योंकि बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है इसका। तो म्यांमार में देखो ये सब कुछ चल रहा है। राइटर कहते हैं एटलीस्ट इंडिया को ना एंगेज करना चाहिए म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ में कि डेमोक्रेसी लाई जाए। इंडिया को आसियान कंट्रीज़ के साथ और बेहतर ढंग से एंगेज करना चाहिए म्यांमार में स्टेबिलिटी लाने के लिए, म्यांमार को डेमोक्रेसी की तरफ मूव करवाने के लिए। तो इस प्रकार से देखो तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तीनों जगह क्या चल रहा है हमने समझ लिया। इंडिया के लिए क्यों कंसर्निंग है वो भी हमने समझ लिया। देखो मेन बात यही है कि आपके पड़ोसी के घर में अगर अशांति है ना तो आप भी शांति से नहीं रह सकते, आपको भी आवाज़ें आएंगी, लड़ाई झगड़ा होगा पड़ोसी के घर में, तो उसका असर आपके घर पर होगा ही। समझ गए। इसके बाद आज की एथिकल टर्म है प्रूडेंस। प्रूडेंस वह वैल्यू है जो हम अपनी डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। प्रूडेंस की सहायता से हम रीजन बेस्ड डिसीजन लेते हैं। प्रूडेंस हमारी विजडम का फुटप्रिंट होता है, मतलब हमारा डिसीजन हम अपनी सोच समझ और वैल्यूज के अकॉर्डिंग लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए जब आप खुद के लिए कार लेने जाते हो तो बिना सोचे समझे कोई भी कार नहीं लेकर आते, बल्कि आप अपनी जरूरत और रिसोर्स के अकॉर्डिंग और बाकी कार से कंपेयर करने के बाद ही सबसे अप्रोप्रिएट कार घर लेकर आते हो। सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखिए, जब आप सिविल सर्वेंट के रूप में कार्य करोगे तो आपकी ड्यूटी है कि आप पब्लिक मनी का इफेक्टिव और एफिशिएंटली यूज करोगे। आप किसी भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए फिस्कल प्रूडेंस का यूज करोगे, मतलब देखोगे कि जो मैं काम करना चाह रहा हूं उसके लिए उतना रिसोर्स यूज हो रहा है या फिर बेफिजूल की खर्ची तो नहीं हो रही है। तो ये आपका काम है, क्योंकि वो जो पैसा है ना सरकार के पास, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है। लोगों ने अपनी खून पसीने की जो कमाई है वो टैक्स के रूप में दी है और उसका इस्तेमाल आपको करना है लोगों के, गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए। तो उस रिसोर्स का देखो बेस्ट यूटिलाइजेशन जरूर होना चाहिए। प्रूडेंस वैल्यू एरिस्टोटल की 4 कार्डिनल वैल्यूज में से एक है। तो इस प्रकार से हमने प्रूडेंस के बारे में डिस्कस किया। ये इससे पहले कि कल के आर्टिकल्स की समरी देखें, ये क्वेश्चंस हैं जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब चलिए समरी देख लीजिए। कल हमने सबसे पहला जो आर्टिकल डिस्कस किया था वो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से संबंधित डिस्कस किया था। हमने डिटेल से जाना था कब ये बिल एलिजिबल है, ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग, ऑफलाइन डेटा प्रोसेसिंग। फिर हमने डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी के बारे में जाना। डेटा प्रिंसिपल मतलब जिसका पर्सनल डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है, डेटा फिड्यूशरी मतलब जो डेटा इस्तेमाल कर रहा है। हमने जाना कंसेंट जरूरी है, राइट्स क्या हैं डेटा प्रिंसिपल्स के, जैसे वो अपनी इंफॉर्मेशन के बाद मतलब पूछ सकते हैं कि कैसे मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन करेक्ट करा सकते हैं डेटा प्रिंसिपल, यानी महेश का एग्जांपल लिया था। इरेज करवा सकते हैं, ग्रेवेंस रेडरेसल का मैकेनिज्म होगा। ड्यूटी भी है उनकी कि वो गलत कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे। डेटा फिड्यूशरी के ऊपर काफ़ी सारी ऑब्लिगेशंस हैं कि वो एफर्ट्स लेंगे, डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है। डेटा ब्रीच होता है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बताया जाएगा, जिसका डेटा ब्रीच हुआ है, चोरी हुआ है, उस पर्सन को भी बताया जाएगा। फिर एग्जाम्पशन दी गई है, सरकार को एग्जाम्पशन दी गई है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे एग्जाम्पशन दी गई है, मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे एग्जाम्पशन दी गई है। सरकार को एग्जाम्पशन नहीं देनी चाहिए थी। ये की इशू भी है कि सरकार जो ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा ये इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा डेटा पोर्टेबिलिटी और राइट टू फॉरगॉटन ये इशू कवर नहीं किए गए हैं। और एग्जाम्पशन देना मतलब ये तो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। फिर उसके बाद आर्टिकल हमने डिस्कस किया था केरला का अब नया नाम होगा केरलम। फिर आर्टिकल 3 में इसका प्रोसीजर बताया गया है, नाम चेंज हो सकता है, संविधान का आर्टिकल 3। कैसे नाम चेंज हुआ है विभिन्न सिटीज़ का या राज्यों का हमने देखा। इंडिपेंडेंस के बाद कुछ शहरों का, राज्यों का नाम चेंज हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पे। इसके अलावा रीजनल हीरो के नाम पे सिटीज़ के नाम चेंज हुए हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लीडिंग मेंबर के नाम पर सिटीज़ का नाम पड़ा है। रैशनल क्या है, क्यों नाम चेंज होते हैं? डेवलपमेंट होती है तो चाहते हैं लीडर्स कि फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे नाम हो या फिर लोकल हीरो के नाम पे हो। कई बार पॉलिटिकल कंसर्न्स भी होते हैं नाम चेंज करने के लिए। कई बार
कम्युनल एंगल भी होता है, कई बार कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए नाम चेंज किए जाते हैं, सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने के लिए नाम चेंज किए जाते हैं। चैलेंजेस क्या हैं? कन्फ्यूजन पैदा होती है, पैसा लगता है, कल्चरल जीनोसाइड है, मतलब पुराने कल्चर को मिटाया जा रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी आती है बार बार नाम चेंज करना। पाथ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करो, प्रेजेंट सोसाइटीज़ को री एजुकेट करो, पुराने हीरोज़ के बारे में। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में, और नाम चेंज होना चाहिए इंडिपेंडेंट ढंग से, रैशनल बेसिस पर, ना कि पॉलिटिक्स के आधार पर। कम्युनल वायलेंस से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, क्यों होता है, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, हर प्रकार के फैक्टर्स डिस्कस किए थे। कई बार पोलराइजेशन के लिए होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता नहीं होता लोगों को। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब दो कम्युनिटीज़ के बीच में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, लोगों में एजुकेशन नहीं होती तो उनको मैनिपुलेट करना आसान होता है। कंसिक्वेंसेस तो आपको पता है, देश की इमेज खराब होती है, जान माल का नुकसान होता है, सोशल डिवीजन समाज और ज़्यादा बढ़ता है, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, और ट्रामा बहुत फेस करते हैं वो लोग जो दंगों से गुजरते हैं। क्या होना चाहिए? इंटर कम्युनिटी डायलॉग होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कल्चर को प्रिजर्व करके रखा जाए, एजुकेशन की जाए एक कम्युनिटी के लोगों को दूसरे कम्युनिटी के प्रति, ताकि मिथ ना पैदा हो। सोशल रिफॉर्म्स आने चाहिए, यानी कि सिविल सोसाइटी एक्टर्स, रिलीजियस लीडर्स, वुमेन ग्रुप से इनको शामिल किया जाए पीस इस्टेब्लिश करवाने में। कल्चरल बॉम्ब से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था। कल्चरल बॉम्ब हवा में फट जाता है, अलग अलग कई सारे बॉम्ब जमीन पे जाके गिरते हैं, एक बॉम्ब से अलग अलग बॉम्ब में डिवाइड हो जाता है, कई सारे फटते नहीं हैं जमीन पर जाने के बाद में, इसलिए बहुत सालों बाद या बहुत दिनों बाद जो सिविलियंस हैं उनकी जान जा सकती है इस प्रकार के बॉम्ब से। एक कन्वेंशन भी है इस प्रकार के बॉम्ब को बैन करने के लिए, लेकिन मेजर जो कंट्रीज है ना, जैसे रशिया, यूएस, यूक्रेन, इन्होंने उस कन्वेंशन को नहीं फॉलो किया है। बट फिर भी जेनेवा कन्वेंशन तो है जिसमें बोला गया है कि आप एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे सिविलियंस को नुकसान हो। इस कन्वेंशन के तो रशिया, यूक्रेन ये सब भी सिग्नेटरी हैं, तो किसी भी प्रकार से ये क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूएस के द्वारा यूक्रेन को बॉम्ब देना भी गलत है। तो इस प्रकार से हमने रिवाइज किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।